तो इसी में हमने बात करी कुछ डाइंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। अब हमने डाइंग के प्रिंसिपल्स देखा, डाइंग में सबसे पहले डाई मॉलिक्यूल्स आते हैं सरफेस पे, फिर एडसॉर्प्शन, फिर डिफ्यूजन हो रहा होता है। फिर देन हमने इसमें कुबेलिका मंक इक्वेशन की बात करनी थी। कुबेलिका मंक इक्वेशन K/S इक्वेशन होती है। ये क्या चीज़ होती है? K/S इज इक्वल टू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2r। आर जो है ये आपका रिफ्लेक्टेंस बताता है, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू बताता है। K/S क्या है? डेप्थ ऑफ द कलर, कलर डेप्थ बता रहा है। अगर K/S वैल्यू किसी की ज़्यादा है, अगर सपोज 80 है, 100 है, तो जिसकी 100 होगी K/S वैल्यू, वो ज़्यादा डार्क होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। K/S वैल्यू कुबेलिका मंक इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन द डाइंग थ्योरी। तो ये रिफ्लेक्टेंस जो है वो डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन द डाई। डाई टू डाई ये वेरी कर रहा होता है कि किस डाई में सबसे ज़्यादा है। इसी में ही आप बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हो कि आपकी K/S कलर डेप्थ बढ़ जाए। अच्छा, K/S निकालते किससे हैं? हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकाल रहे होते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इसको निकालते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इसको K/S वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, देन इफ़ आई टेल यू सम मोर एस्पेक्ट्स कि और क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसी में ही। अच्छा, इसी में ही आपका 2-3 चीज़ें और भी पूछी गई थी कि जस्ट फॉर रिवीजन एस्पेक्ट कि 1-2 चीज़ों के बताएँ। अच्छा, डाई, एसिड डाई में पीएच कितना आप लेते हो? नाम से पता चल रहा है एसिड डाई है, तो एसिड डाई में पीएच आप कितना लेके चलोगे? एसिड डाई में आपका जो पीएच होगा वो एसिडिक होगा। एसिडिक पीएच होगा, 3 टू 4 आप पीएच लेते हो कि कौन से एसिड को आप यूज़ करते हो? H2SO4 को यूज़ करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन-कौन से 3 फाइबर्स हैं जो एसिड डाई में यूज़ करते हैं? नायलॉन, सिल्क और वूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? DSO3 Na प्रेजेंट है। तो D जो है ये डाई का रेडिकल होता है। SO3 माइनस क्या होता है? डाई का एनायन होता है। और ये सोडियम का कैटायन होता है। SO3 माइनस और Na प्लस की बात करते हैं। तो ये डाई होता है। डाई क्या है? एक क्रोमोफोर की बात करते हैं जिसमें आपका कलर आ रहा होगा। तो ये चीज़ बात कर रहे होते हैं हम। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हैं एज़ फार एज़ दीज़ थिंग्स आर कंसर्न्ड। नाउ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है एसिड डाइज़ में 3 पार्ट्स होते हैं। एक जिसका लेवलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विद गुड लेवलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, पुअर लेवलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और एवरेज लेवलिंग। मतलब आप पीएच को चेंज करते जाओगे तो उस हिसाब से आपका निकल कर के आता जाएगा। एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि न नेप्थॉल डाइज़ किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले हमने पढ़ा एज़ोइक डाइज़ को आप नेप्थॉल डाइज़ बोल रहे होते हो। आइस कलर्स भी उसको बोलते हैं। 2 तरीके से मैंने बताया आपको एज़ोइक डाइज़ में करते हैं। सबसे पहले कौन सा नेप्थॉलेशन करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको जो है फिर फर्दर ट्रीट करते हो कपलिंग। तो नेप्थॉलेशन किस में करते हैं? आप 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पे नेप्थॉलेशन करते हो। आप ये देखो और उसके बाद आप कपलिंग करते हो कोल्ड टेम्परेचर पर। तो ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट 1-2 रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ तो बेसिक डाइज़ में जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला फैब्रिक किस पे यूज़ करते हैं? एक्राइलिक पे आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। इसमें आप रिटार्डर को यूज़ करते हो। रिटार्डर का क्या काम होता है बेसिक डाइज़ में? रिटार्डर का ये काम होता है कि ये रेट ऑफ द डाइइंग को स्लो कर देता है। रिटार्डर ये डाइंग के रेट को, वरना बहुत ज़्यादा डाइंग हो जाती है तो इवननेस की प्रॉब्लम, अनइवननेस की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आप इसको यूज़ करते हो रिटार्डर को। अच्छा, एक चीज़ आपने अगर इफ़ यू हैव रेड दिस टेक्सटाइल केमिस्ट्री पार्ट, तो हम लोग जो है रिडक्शन क्लियरिंग का ट्रीटमेंट करते हो जब आप पॉलिस्टर से ट्रीट कर देते हो। रिडक्शन क्लियरिंग क्यों करते हो? क्योंकि जब आप डाइंग प्रिंटिंग करते हो पॉलिस्टर के साथ डिस्पर्स डाई से, तो ऑन द फैब्रिक व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारी डाई जो है वो सरफेस पे लगी रह जाती है। तो जब आप फर्दर फाइनल ट्रीटमेंट करते हो, रिडक्शन क्लियरिंग अगर नहीं करेंगे उसका, तो जो सरफेस पे डाई है वो रिमूव नहीं हो पाती है। इसलिए आप उसकी रिडक्शन क्लियरिंग करके जो सरफेस की डाई होती है उसको आप हटा देते हो, क्योंकि दिस वाज ऑफ नो यूज। तो रिडक्शन क्लियरिंग इज डन ऑन द पॉलिस्टर फैब्रिक ओनली। तो ये रिडक्शन क्लियरिंग का ट्रीटमेंट कई बार पेपर में आया हुआ है इस तरीके से। अच्छा, तो दिस वाज़ द मेजर थिंग्स जो कि मुझे आपको बतानी थी कि इस चीज़ में है। अच्छा, लाइट फास्टनेस और वॉशिंग फास्टनेस की हम लोग ने बात करी। सबसे ज़्यादा वॉशिंग फास्टनेस, लाइट फास्टनेस किसकी अच्छी होती है? वेट डाइज़ की बहुत अच्छी हो रही होती है। अगर आप इसमें अगर आपने कैलकुलेशन किया है तो। 1-2 चीज़ें और थोड़ा-सा ज़रूरी हैं, जो आपके लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लैम्बर्ट्स लॉ की बात करते हैं। बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है?
बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या बताता है? ये ट्रांसमिशन ऑफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट थ्रू द डाई सॉल्यूशन इज गवर्न्ड बाय द बियर लैम्बर्ट्स कि कितना ट्रांसमिट हो रहा है, ये बताता है A इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी बताता है। इसी को ही एप्सिलॉन सी एल बोल रहे होते हैं। एप्सिलॉन ए क्या है? ए होता है एब्जॉर्बेंस, आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आई टी क्या है? इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट आ रही है वर्सेस जो ट्रांसमिट हो रही है उसकी बात करते हैं। सी क्या है? कंसंट्रेशन हो रहा है। एल जो है लेंथ ऑफ द लाइट पाथ सोल्यूशन, किस लेंथ से लाइट पाथ हो रही। ई एप्सिलॉन क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको। अच्छा, अब आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जरूरी है, एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है? कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, यही बियर लैम्बर्ट्स लॉ बताता है। बियर लैम्बर्ट्स लॉ predict a linear relationship between the solution absorbance and its concentration for a given path length। किसी पाथ लेंथ में कितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो चीज बताता है। इसमें अगर आप व्हाइट लाइट सोर्स को लोगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर करते हैं, इसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करते हैं, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? एब्जॉर्बेंस हर एक लाइट की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर होती है, मतलब किसी वेवलेंथ पे लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, कहीं पर कम रिफ्लेक्ट होगी। तो वही आपका बियर लैम्बर्ट्स लॉ बता रहा होता है। तो ये आपको डाई सोल्यूशन में ये पता, जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन, तो आप ये देखो, अगर आपकी ये लेंथ ज्यादा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एल के। एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। एब्जॉर्बेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना रिफ्लेक्टेंस कम होगा। रिफ्लेक्टेंस का मतलब क्या है? जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, आपने देखा है कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन है, उसी से हम बात करते हैं कितना अच्छा उसका शेड डेप्थ की जो हम बात कर रहे होते हैं। तो यही कुबेल का मंक इक्वेशन बताता है जो के बाई एस की वैल्यू बताई थी। के बाई एस, एस क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। के जो होता है एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये रिफ्लेक्टेंस के कोफिशिएंट पे, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू जो आ रही है आपकी, रिफ्लेक्टेंस की कितना कितना रिफ्लेक्ट हो पा रहा है। अच्छा, तो ये चीज़ है। डाइंग की बात करी थी हमने, तो डाइंग कौन सा प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो हीट रिलीज होती है, इसी में जो बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ एंथैल्पी ऑफ डाइंग। एंट्रोपी मतलब कितनी डिग्री ऑफ रैंडमनेस की बात करें। डाई मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो। इन दिस रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया कि जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी होता है, वो लेस देन जीरो होता है इन दिस केस। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस ये आपने पढ़ा है थर्मोडाइनमिक्स में। तो यहाँ पे ये लेस देन जीरो होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस लेस देन जीरो फॉर दिस डाइंग टू हैपन। नॉर्मल डाइंग इस चीज पे हो रही होती है। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको ये समझ में आना चाहिए। डाइंग अप टू अ सर्टेन लेवल फिर बढ़ रही है, और उसके बाद आप जब तो फिर आप जब आप सेचुरेशन पे पहुंच जाते हो, फिर डाई अपने आप डिक्रीज करने लगती है, हीट रिलीज होती है इन दिस डाइंग प्रोसेस। क्रोमोफोर्स में क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेडिकल्स, दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे क्या हो गया? डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं क्रोमोफोर्स में। और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम्स दे इंटेंसिफाई और डीपन द डेप्थ ऑफ द कलर मॉलिक्यूल्स, उसमें जो डेप्थ करते हैं। और असली जो कलर इंपार्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्रोमोफोर्स होते हैं। ऑक्सोक्रोम्स तो फिर डीप करते हैं, मतलब जो ग्रुप्स हो गया आपका RNH2 ग्रुप हो गया, या अपने एमाइन एमीन ग्रुप हो गया, या जितने भी जो ग्रुप्स की बात करते हो ये ऑक्सोक्रोम्स में आते हैं। तो डाइंग के लिए सबसे तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डाई, वाटर और ऑक्सिलरीज जो भी आप यूज कर रहे हो, वो तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सिलरीज के ही मदद से आप करते हो। जैसे क्या है डाइंग ऑक्सिलरीज का मतलब? क्या जो आप एजेंट्स को यूज कर रहे हो दैट हेल्प इन दिस डाइंग फिनोमिना, उस चीज की हम बात करते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट को क्यों यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज करते हैं ताकि वो आपका डाई डिसोल्यूशन ज्यादा अच्छे से हो जाए, और रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाए, डाई का फाइबर के लिए अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर रहे होते हैं इन दिस प्रोसेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एस्पेक्ट्स। और कौन सी डाइंग मशीन्स को यूज करते हैं? जेट डाइंग हो गया, जिगर डाइंग, वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उसमें जेट डाइंग एक क्लोज डाइंग मशीन होता है, जिगर डाइंग में आप ओपन डाइंग मशीन्स होता है। इन दिस एस्पेक्ट मतलब मैं आपको बेसिक्स बताने की कोशिश किया कि आप कैसे, अगर आपको दो टाइप की, जैसे आपको कॉटन और पॉलिस्टर का ब्लेंड को आपको डाई करना है, तो आपको कौन सी डाई लेनी पड़ेगी? सबसे पहले कॉटन में आप रिएक्टिव डाई ले सकते हो, पॉलिस्टर के लिए आपको डिस्पर्स डाई लेनी पड़ेगी।
तो आप सबसे पहले डिस्पर्स डाई ले लोगे, 2 बाद में करोगे आप डिस्पर्स डाई और रिएक्टिव डाई। रिएक्टिव डाई कॉटन पे जाएगी और पॉलिएस्टर पे आप डिस्पर्स डाई करके जाएगी। तो इस तरीके से इनको किया जाता है। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। दिस क्लियर्स ऑल योर डाउट। इफ यू हैव वॉच्ड दिस लेक्चर टिल नाउ, डू लाइक दीज़ एंड सपोर्ट दीज़ लेक्चर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।